नंबर 6 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जन्म सन 1919 ईस्वी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार हैं। इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। श्री रेड्डी की हिंदी साहित्य सेवा, साधना एवं निष्ठा सराहनीय है। अहिंदी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी हिंदी की प्रगति के लिए उनके द्वारा जो सेवा की जा रही है वो उसके लिए प्रशंसा एवं बधाई के पात्र हैं। हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर उनके द्वारा गहन शोध कार्य किया गया है। उनका हिंदी में योगदान किसी भी हिंदी लेखक की तुलना में कम नहीं आंका जा सकता है। जीवन परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत तथा तेलुगु में हुई तथा उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। तमिल, मलयालम तथा हिंदी भाषाओं पर आपका समान अधिकार रहा। ये 32 वर्षों से भी अधिक समय तक आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद को सुशोभित करते रहे। हिंदी तथा तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर इन्होंने गहन शोध कार्य किया है। उनके अनेक निबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। तेलुगु भाषा होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा में साहित्य सृजन का कार्य करके अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन्होंने दक्षिण भारतीयों को हिंदी के ज्ञानार्जन हेतु तथा उत्तर भारतीयों को दक्षिणी भाषाओं के ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करने का श्रेष्ठ कार्य किया है। साहित्यिक सेवाएं। श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में पारस्परिक संबंध स्थापित करने हेतु प्रयासरत मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी एक आकर्षक एवं सम्मोहक व्यक्तित्व के धनी लेखक हैं। ये हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध प्रश्नों पर तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य कराया गया है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ इनकी हिंदी भाषा और साहित्य से तुलना करने में इन्होंने गहन रुचि ली है। भाषा और आधुनिकता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले लेखकों में प्रोफेसर रेड्डी का महत्वपूर्ण स्थान है। पृष्ठ 97। अहिंदी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी ने हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वो वास्तव में उनकी श्रेष्ठता की परिचायक है। रचनाएं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के अब तक 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी जिन रचनाओं से साहित्य जगत अवगत है वे इस प्रकार हैं। 1. साहित्य और समाज। 2. मेरे विचार। 3. हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। 4. दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। 5. वैचारिकी, शोध और बोध। 6. तेलुगु दारुल तेलुगु। 7. लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादित अंग्रेजी ग्रंथ। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में इनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। भाषा। प्रोफेसर रेड्डी के सभी ग्रंथों में उनकी भाषा भाव तथा विषय के सर्वथा अनुकूल बन पड़ी है, जिसमें इनका साहित्यिक व्यक्तित्व पूर्ण रूप से मुखरित हुआ है। इनकी भाषा परिमार्जित तथा सशक्त है। इन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वत्र साहित्यिक एवं परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। जटिल से जटिल विषय को सरल एवं सुबोधता से प्रस्तुत करना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, जिससे भाषा सशक्त एवं प्रभावशाली बन गई है। इस प्रकार इनकी भाषा सरलता, स्पष्टता और सहजता के गुणों से परिपूर्ण है। शैली। भाषा के समान ही प्रोफेसर रेड्डी की शैली भी इनके भाव एवं विषय के अनुकूल है। कठिनतम विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। इनकी लेखन शैली के मुख्य रूप इस प्रकार हैं। विचारात्मक शैली। किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते समय प्रोफेसर रेड्डी ने इसी शैली का प्रयोग किया है। इनके अधिकांश निबंधों में इसी शैली का प्रयोग मिलता है। इस शैली में भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं परिष्कृत हो गई है। इस शैली के वाक्य छोटे और लंबे दोनों प्रकार के हैं। पृष्ठ 98। गवेषणात्मक शैली। रेड्डी जी के निबंधों में गवेषणात्मक शैली का भी प्रयोग मिलता है।
इस शैली के द्वारा उन्होंने खोजपूर्ण एवं नवीन विचारों को प्रदर्शित किया है। इस शैली का प्रयोग उन्होंने जहां भी किया है वहां भाषा अत्यंत गंभीर और परिमार्जित हो गई है। समीक्षात्मक शैली। किसी विषय की आलोचना करने में रेड्डी जी ने इस शैली का प्रयोग किया है। साहित्यिक विषयों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए तथा भाषा संबंधी रूढ़ियों की ओर संकेत करते समय उनकी शैली समीक्षात्मक हो गई है। इस शैली के प्रयोग से भाषा संयत और प्रभावशाली हो गई है। समीक्षक के रूप में रेड्डी जी का गंभीर विचारक एवं सजग चिंतक का रूप उभर कर सामने आया है। सूत्रपरक शैली। अपने निष्कर्षों एवं अभिमतों को व्यक्त करने में रेड्डी जी ने सूत्र वाक्यों का प्रयोग किया है। सूत्र वाक्यों के प्रयोग के कारण कथ्य की रोचकता एवं प्रभाव में वृद्धि हो गई है। उपर्युक्त शैलियों के अतिरिक्त रेड्डी जी के निबंधों में प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग भी दृष्टिगोचर होता है। निष्कर्षतः प्रोफेसर रेड्डी श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार हैं। इनका व्यक्तित्व व कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। साहित्य में स्थान। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत में एक उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी कृतियों का हिंदी साहित्य में अपना एक प्रमुख स्थान है। हिंदी और तेलुगु एक अध्ययन नामक उनकी कृति की उपादेयता के संबंध में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉक्टर वी गोपाल रेड्डी ने लिखा है, ये ग्रंथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का पथ प्रदर्शक है। अहिंदी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा के प्रति अपनी जिस निष्ठा व अटूट साधना का परिचय देते हुए उत्कृष्ट हिंदी साहित्य की रचना की है, वो वास्तव में अत्यंत प्रेरणास्पद व प्रशंसनीय योगदान है। हिंदी साहित्य जगत की वे एक ऐसी विभूति हैं जिनसे अनेक अपेक्षाएं हैं। पृष्ठ 99। भाषा और आधुनिकता। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अपने इस निबंध में ये बताया है कि भाषा को सजीव और गतिशील बनाए रखने के लिए उसका नित्य नवीन होना अपरिहार्य है। आपका मानना है कि हमारी संस्कृति निरंतर विकासशील है और उसे वाणी देने के लिए भाषा में नए नए शब्दों का आविष्कार आवश्यक है। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में भी नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं और नई परिकल्पनाएं प्रकाश में आ रही हैं और इन सब की पूर्ति करने के लिए नई तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता है। कहने का आशय यह है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, उसमें नए शब्दों, रीतियों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का समावेश होता रहता है और भाषा को अपनी नित्य नव्यता की यह प्रवृत्ति बनाए रखनी होगी, तभी व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास संभव होगा। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा होगा, क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। रमणीयता और नित्य न्यूनता अन्योन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वो अर्जित कर सकती है जब वो अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। पृष्ठ 100। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त दृष्टव्य अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता को परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में ना प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है। भाषा की सजीवता इन नवीनता का पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है।
वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब प्रश्न ये है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है? यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध? यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। सहज सिद्ध से आशा इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। 18वीं शती में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शती में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। पृष्ठ 101। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं, चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ। ये काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। और एक प्रश्न ये है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं? हिंदी भाषा के नवीनीकरण यानी शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। पृष्ठ 102। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है वो अपर्याप्त ही है, क्योंकि ये कार्य अपनी शैशवकालीन दशा में गुजर कर आगे बढ़ नहीं सका। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम वो वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराय शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। दूसरा वो वर्ग जो अपने विषय में पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा पर थोपना चाहता है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि ये आयोग उपर्युक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर दो तरह के होते हैं। एक वस्तु सूचक, दो भाव सूचक। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वो देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक। प्रायः सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि। भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम दृष्टव्य नहीं होते।
पृष्ठ 103। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया और अंग्रेजी से रूसी ने। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उष्ण एक भाव है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा, ताप, इनमें उतना अंतर नहीं जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्वप्रचलित होते हैं। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों न हुआ हो, उस प्रक्रिया में ये भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वो भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में ये भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भाव दास्ता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं, तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं, हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी बनेगी। यदि ये नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। पृष्ठ 104। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य दृश्य विधान, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, भाषा परिवर्तनशील होती है, इसका भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, इस कथन की विवेचना कीजिए। प्रश्न 3, भाषा और संस्कृति के संबंध को स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ 105। प्रश्न 4, लेखक की दृष्टि में भाषा की आधुनिकता का क्या अभिप्राय है। प्रश्न 5, भाषा के नवीनीकरण संबंधी लेखक के विचारों को व्यक्त कीजिए। प्रश्न 6, भाषा के नवीनीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 7, भाषा और आधुनिकता पाठ में हिंदी की भाषा की उन्नति के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं। प्रश्न 8, भाषा को आधुनिक रूप प्रदान करने के लिए आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 9, यत्न साध्य, सहज सिद्ध तथा रमणीयता शब्दों का प्रयोग लेखक ने किन अर्थों में किया है। प्रश्न 10,
प्रस्तुत पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 11। निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए। अ, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। ब, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। स, भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है। द, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। प्रश्न 12। प्रस्तुत पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शब्दार्थ: रमणीयता, सुंदरता, अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर टिकी हुई, परस्पर निर्भर। सर्जक, रचनाकार, स्वीकार्य, मान्य। सामाजिक भाव प्रकटीकरण, सामाजिकता के भाव को प्रकट करना। उद्दिष्ट, उद्देश्य रखने वाली। संश्लिष्टताओं, सूक्ष्म विशेषताओं। दुरूहता, अस्पष्टता। परिहार, निराकरण, निवारण। संसर्ग, संपर्क। आत्मसात, सब प्रकार के अपने अधीन। स्वतः सिद्ध, अपने आप प्रकट होने वाली। निःसृत, निकली हुई, उत्पन्न हुई। उद्भूत, विकसित। पारंगत, समर्थ, पूरा जानकर। प्रशस्त, अतिश्रेष्ठ, उत्तम। ऐच्छिक, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, स्वयं स्थापित की गई। प्राण तत्व, आत्मा। पृष्ठ 106।